हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ पारुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पारुल ट्यूशन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स की बुक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक कंपनी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंपनी एक्ट के बारे में बताया था। प्रीवियस और जो अभी करंट का उसका एक्ट चला हुआ है उसके बारे में, एक्ट के बारे में और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज फिर मैं आपके लिए सरल और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए कंपनी का मतलब बताने आई हूँ। तो साधारण सरल भाषा में कंपनी क्या है? कंपनी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे बिजनेस करने के लिए कानूनी मान्यता मिली होती है। जो हमने एक्ट में ही बता दिया था, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का रूप लेता है बिजनेस करने के लिए तो वो कानूनी एक्ट, अगर वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आता है तो उसे लीगली मान्यता मिल चुकी है उसे खोलने के लिए। वो उसको कहीं भी स्थापित कर सकता है। यह एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा स्थापित की जाती है। मैंने पहले ही कहा था कंपनी जो है एक इंडिविजुअल बंदा नहीं स्टार्ट कर सकता, उसके लिए उसे बहुत से व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो चलता है तो वो एक व्यक्ति के नाम पर ही चलेगा, या जैसे कि आपने सुना होगा रिलायंस में जो है वो अंबानी इसका नाम आता है, वैसे ही इसी एक अलग कानूनी इकाई होती है, इसकी एक अलग कानूनी इकाई होती है। ये जो है मतलब कानूनी इकाई, लीगल एंटिटी, ये बड़ा ही टफ शब्द लगता है बच्चों को समझने के लिए कि कंपनी का कानूनी इकाई क्या है, उन्हें यही समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपको इसका सही मतलब एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। कानूनी इकाई जिसका अर्थ यह है कि यह अपने मालिकों से अलग मानी जाती है, मतलब जो इस कंपनी को खड़ा करते हैं या स्थापित करते हैं तो वो उनसे बिल्कुल ही अलग अलग मानी जाएगी। कैसे? मान लो अगर कोई कंपनी कर्ज लेती है, मतलब जिस कंपनी का नाम होगा वो अगर उस नाम पर वो अगर कर्ज लेते हैं या उधार लेते हैं, उधार वो बैंक से भी लोन ले सकते हैं, कहीं से भी वो अगर उन्होंने लोन बोरो किया है तो, या कोई कानूनी मामला होता है या कंपनी के खिलाफ कोई केस चला हुआ है लीगली, तो उसका उसके मालिकों की व्यक्तिगत संपत्ति पर असर नहीं पड़ता। तो उसके जो मालिक हैं उनकी जो अपनी ओन कैपिटल है, उनकी जो अपनी पर्सनल एसेट की संपत्ति है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी है उसका अलग ही नाम चलेगा। जब भी कोई केस होगा या पैसे को देने की बात आएगी, उधार चुकाने की बात आएगी, तो वो कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। उसका उस मालिक के इंडिविजुअल संपत्ति एसेट्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये होता है हमारा इकाई, कानूनी इकाई। इसके बाद है जो कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013 में मुख्य अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होगा जिसकी वजह से इसको रिप्लेस कर करके 2013 कंपनी एक्ट बनाया गया है। जो खामियां इसमें होंगी शायद वो इसमें उन्होंने फुलफिल की हैं, इसीलिए। तो कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं है कि इन दोनों में भी कोई डिफरेंस है, तो वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। जो कंपनी एक्ट 1956 है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कंपनी के वित्तीय वर्ष का जो अंतिम वर्ष कंपनियों द्वारा तय किया जाता है। इसके अंदर क्या था, जो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका जो फाइनल लास्ट का जो वर्ष होगा वो कंपनी द्वारा ही तय किया जाता था। जो 1956 के अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि है, मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर है कंपनी का वो कंपनी के द्वारा ही तय किया जाता था। वो कभी भी साल के बीच में आ सकता है। लेकिन जो कंपनी एक्ट 2013 है इसके अंतर्गत क्या इन्होंने चेंजेस किए थे? इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तय की गई हर साल 31 मार्च होगी। इसमें उन्होंने निश्चित कर दिया है जो अंतिम फाइनेंशियल ईयर का होगा उसका हर साल 31 मार्च को वो क्लोजिंग करेंगे। तो कंपनी एक्ट 2013 और 1956 में ये मेजर डिफरेंस है, जिसकी वजह से उन्हें ये वाला एक्ट इसमें रिप्लेस करना पड़ा। आज के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।